गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के जो डिफरेंट टाइप्स थे हमने उसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसका डायग्राम मैंने आपको पीडीएफ की फॉर्म में कल सेंड कर दिया था, आपने ड्रॉ कर लिया होगा। देखिए, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इस मेथड को समझने के लिए यहाँ पर हम 2-3 बातों को इंक्लूड कर रहे हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ पर एक जेल को यूज़ किया जाता है और जो जेल यूज़ किया जा रहा है उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से या इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम मूवमेंट करवाते हैं। यहाँ जो जेल यूज़ किया जाता है वो जेल है एगेरोस जेल। ये जो एगेरोस जेल है इसको बनाया कैसे जाता है, जो हमारा सीवीड्स होती है, खरपतवार होती है, उस खरपतवार से हम इस जेल को फॉर्मेशन करते हैं, उस जेल को बनाते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल यूज़ किया जाता है उसे तो हम कहते हैं एगेरोस जेल। इसके साथ ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक और जेल यूज़ किया जाता है जिसे हम पेज के नाम से जानते हैं, और वो पेज है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये पॉलीएक्रिलामाइड वही है जेल। यहाँ पर हम जेल यूज़ कर रहे थे कौन सा, एगेरोस, और जब पेज वाली प्रोसेस होती है तो उसमें हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल को यूज़ करते हैं। देखिए, जो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, यहाँ AGEP का मतलब है एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पेज का मतलब है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस प्रोसेस में होता क्या है, यहाँ पर इस प्रोसेस में सेपरेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स बाय देयर मॉलिक्यूलर वेट एंड साइज। यहाँ पर हम सेपरेशन करते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स, और मैक्रोमॉलिक्यूल्स किसके, डीएनए के जो बड़े मॉलिक्यूल हैं उनको उनके साइज़ और उनके ऊपर जो प्रेजेंट चार्ज है उसके अकॉर्डिंग हम सेपरेट करते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअल में डीएनए के सेपरेशन की या डीएनए के आइसोलेशन की एक मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें और देखिए। जो एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कर रहे हैं इस वाले की, तो यहाँ पर जो एगेरोस जेल होती है उसका एक सीविंग इफ़ेक्ट होता है। सीविंग इफ़ेक्ट का मतलब है कि छानना, जिस तरीके से छलनी से कुछ चीज़ को छाना जाता है उसी तरीके से ये छानने की, यानी इसमें पोर्स बने होते हैं। जैसे ये जेल है और इस जेल में छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं, छेद बने होते हैं, जिससे डीएनए का मूवमेंट इस जेल से इजीली आपको करवाया जा सकता है और किया जाता है। इस प्रोसेस में एक ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में एक ऑपरेटर जो हम यूज़ कर रहे हैं उस ऑपरेटर को हमको चार्ज करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास करवाना पड़ता है। देखिए, इस ऑपरेटर को समझेंगे पहले। ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बना हुआ है ये है हमारी ग्लास प्लेट। ये ग्लास प्लेट है, बीच वाला सेक्शन बोल रही हूँ, ये बीच वाला जो सेक्शन है इसमें बना होता है ग्लास प्लेट। तो ये जो ग्लास प्लेट है ऊपर और नीचे की तरफ जिस तरीके से मिरर होता है उसी तरीके से ये ग्लास की प्लेट है, और इसमें बीच में स्पेस रहता है। इसमें बीच में स्पेस, जैसे आपने कॉम देखा होगा, और उस कॉम के अंदर इस तरीके से जैसे यहाँ पर बीच में स्पेस बना होता है, उसी तरीके से ये बीच वाला स्पेस जो है इस ग्लास स्पेस के अंदर है। तो इसका मतलब है कि ये एक प्लेट नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ एक प्लेट रखा हुआ है, और बीच में जो स्पेस है उसमें हम क्या करते हैं, एगेरोस जेल को फिल करते हैं। फिलिंग करने के लिए देखिए इसमें वेल्स बना रखे हैं 1 2 3 4। आप एक सबसे बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझने के लिए कॉम है, तो आप जैसे कॉम है उस कॉम को देखिए, उसमें जिस तरीके से वेल्स बना हुआ होता है उसी तरीके से यहाँ पर हम ग्लास प्लेट के बीच में वेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। मेरे पास में कॉम है, मैं आपको शो करवा रही हूँ। देखिए, जिस तरीके से ये है इस तरीके से इस ग्लास प्लेट के अंदर ये वेल्स जो बने हुए 1 2 3 4 इस तरीके से, जैसे कॉम में वेल्स है उसी तरीके से इस ग्लास में भी वेल्स बनाए जाते हैं। तो ये 1 2 3 4 जो है वो वेल्स हैं, और जो कि एगेरोस जेल के अंदर बनाए गए थे इस ग्लास प्लेट के बीच में। पहले प्लेट लिया, दोनों प्लेट को आपस में साइड में से फिक्स किया, साइड में से पूरा, बीच में गैप रखा, और जो इंटर स्पेस था उन दोनों के बीच में उसमें हमने क्या कर दिया, एगेरोस जेल फिक्स कर दिया। एगेरोस जेल फिक्स करने के बाद में इस तरीके की कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर फिक्स करी, जिससे वेल्स का फॉर्मेशन
हो गया। तो ये 1 2 3 4 जो है ये वेल्स बने हुए हैं, खांच बनी हुई है। इनमें क्या करते हैं, इन वेल्स के अंदर हम डीएनए, और कौन सा डीएनए, डाइजेस्टिव डीएनए, जो डीएनए डाइजेस्ट हो गया। डीएनए डाइजेशन का मतलब होता है कि जब भी हम जो डीएनए यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी से हम डिफरेंट सेगमेंट्स पर कट कर लेते हैं। तो ये जो डीएनए बनेगा आफ्टर कटिंग, जो डीएनए बनेगा उसे हम कहेंगे डाइजेस्टिव डीएनए। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले डीएनए का सैंपल लिया। ये जो डीएनए का सैंपल हमने लिया था, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर रही हूँ, डीएनए का जो सैंपल हमने लिया है अगर वो कम अमाउंट में है, इफ़ लेस इन अमाउंट, अगर वो कम अमाउंट में है तो हम उसे एक और टेक्निक से एम्पलीफाई कर सकते हैं, और वो टेक्निक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हम आगे के टॉपिक में इसको डीपली पढ़ेंगे कि डीएनए का अमाउंट अगर कम होता है, बहुत कम होता है, तो हम पहले उसे एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या हो गया, अगर हमने डीएनए हमारे पास प्रॉपर अमाउंट में है तो ठीक है, लेकिन अगर डीएनए हमारे पास कम अमाउंट में है तो हम क्या करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की एक्टिविटी से डीएनए को बढ़ाएंगे, एम्पलीफाई कर देंगे। तो हम जब डीएनए को एम्पलीफाई करेंगे तो बहुत लंबे लंबे डीएनए के थ्रेड्स बन जाएंगे, डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। जो डीएनए के थ्रेड्स बनेंगे बहुत लंबे होंगे तो उस पर क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे जिनको हम क्या करेंगे, रीड नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इनको रीड करने के लिए हम डीएनए को डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी से कट करवाते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हम एक्टिविटी करवा रहे हैं, इट मीन्स कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को एक पर्टिकुलर जो हमारी रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, जिसे हम रिकॉग्नाइजेशन साइट भी बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट, उस रेस्ट्रिक्शन साइट पर क्या करेगा, कट लगाने का काम करेगा। तो यहाँ पर जो डीएनए के लंबे थ्रेड्स थे, लंबे बेस पेयर्स थे, उनको हम इसलिए रीड नहीं कर पाते क्योंकि उन पे न्यूक्लियोटाइड्स का लंबा सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, लंबा सीक्वेंस प्रेजेंट है, नंबर ऑफ बेस पेयर्स बहुत ज़्यादा होंगे तो वो रीड हम नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी उस पर करवा देंगे। जब उस पर एक्टिविटी करवाई जाएगी तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट पर उसे कट लगाने का काम करेगा। तो उससे क्या होंगे, हमारे पास में बहुत सारे डीएनए आ जाएंगे, डीएनए सेगमेंट आ जाएंगे। और अब जब ये डिफरेंट टाइप के डीएनए सेगमेंट्स हैं तो हम किस तरीके से उन डीएनए को रीड करें, उसके लिए हमें डीएनए के मैक्रोमॉलिक्यूल्स और माइक्रोमॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना ज़रूरी है। तो ये मैक्रो और माइक्रो को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस हम काम में लेते हैं वही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। तो ये ग्लास प्लेट थी जिसमें इस तरीके से वेल्स बन गया है, और वेल्स बनने के बाद में हमने इसके अंदर पहले एगेरोस जेल डाला, देन हमने उसमें वेल्स का फॉर्मेशन कर दिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ कि यहाँ पर जो डीएनए हमने डाला है, तो देखिए आप सभी को मैंने न्यूक्लियोसोम मॉडल्स में पढ़ाया था कि डीएनए जो होता है वो कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट इस पर सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, डीएनए का मूवमेंट होगा। डीएनए का मूवमेंट कहाँ होगा, अब नेगेटिव अगर कोई चार्ज होता है आयन तो वो कहाँ मूव करता है, वो पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। तो डीएनए का जो नेगेटिव चार्ज है उससे वो मूवमेंट कहाँ होगा, पॉजिटिव की तरफ होगा, एनोड की तरफ होगा। तो ये एनोड की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिवली चार्ज जो है उस तरफ मूव करेगा। उससे क्या होंगे, इस एगेरोस जेल में डिफरेंट साइज़ के बैंड्स बन जाएंगे। देखिए ये 1 2 3 4 है, इसमें बड़ा साइज़ दे रखा है। ये जो हमारे बड़े साइज़ के रेड कलर के हैं इसे हम कहेंगे लार्जेस्ट बैंड। बड़े बैंड बने हैं तो वो है लार्जेस्ट बैंड, और अगर बैंड्स का साइज़ छोटा है तो वो है हमारे स्मॉलेस्ट बैंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है वो उनके वेट के अकॉर्डिंग हो रहा है, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो जो बड़ा है वो पीछे की तरफ धीरे धीरे मूव करेगा, और जिसका साइज़ छोटा है बैंड का, डीएनए का, तो वो जो है वो जल्दी जल्दी मूव करता हुआ आगे की तरफ चला जाएगा।
अब यहाँ पर जो बाहर की तरफ आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है उसमें हमने क्या भर रखा है, बफर सोल्यूशन भर रखा है। बफर सोल्यूशन यहाँ इस प्रोसेस में हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि बफर सॉल्यूशन जो है उसमें फ्री एटम्स होते हैं, फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो फ्री एटम्स हैं, फ्री न्यूक्लियाई है, और ये इन पे क्या होते हैं, ये आयनिक चार्ज होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो ये आयनिकली चार्ज होते हैं। तो ये क्या करेंगे, जैसे ही बफर सॉल्यूशन को हमने बाहर की तरफ यूज़ किया, बाहर की प्लेट्स में, इस प्लेट के अंदर हमने क्या डाल रखा है, यहाँ भी बफर सॉल्यूशन डाल रखा है, यहाँ भी बफर सॉल्यूशन डाल रखा है, और इस बफर सॉल्यूशन से हमने इसका कनेक्शन कहाँ कर दिया, जो हमारा पावर है, पावर स्विच या उस वहाँ तक उसको कर दिया। ये इलेक्ट्रोड्स हमने यहाँ पर फिक्स किए हैं, एक यहाँ पर फिक्स किया है और एक इस तरफ फिक्स किया, ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका मूवमेंट हमने यहाँ पर रखा है। अब क्या होता है इस प्रोसेस में, जैसे ही हमने पावर ऑन किया, पावर ऑन करने पर क्या होगा, बफर सॉल्यूशन से कनेक्शन किया हुआ है, तो बफर सॉल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट होंगे वो फ्री मूवमेंट करते हैं। फ्री मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर जो चार्ज है वो चार्ज जनरेट होगा। चार्ज जनरेट होने से क्या होगा, ये जो एगेरोस जेल में डीएनए सैंपल रखा हुआ है वो उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। एगेरोस जेल है उसमें डीएनए सैंपल कहाँ रखा है, ये जो वेल्स हैं, इन वेल्स में हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने डीएनए सैंपल को डाला है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक डीएनए सैंपल है ए, यहाँ पर बी, यहाँ सी और डी, ये 4 सैंपल्स हैं डीएनए के जो हमने इन वेल्स के अंदर फिल किए हैं। और जैसे ही हमने पावर सप्लाई किया, बफर सॉल्यूशंस में फ्री न्यूक्लियाई का मूवमेंट हुआ, फ्री आयंस का मूवमेंट हुआ, आयंस के मूवमेंट के कारण क्या हुआ, डीएनए का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। और ये जो डीएनए का मूवमेंट है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स से माइक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं उनके सेपरेशन के साथ में हो गया कंप्लीट। देन उसके बाद में ऐसा नहीं होता है कि जो डीएनए, ये ग्लास प्लेट है, इसके अंदर डीएनए आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे, आपको विजिबल नहीं होते नेकेड आई से डीएनए को। तो उसको देखने के लिए यहाँ पर जो हम स्टेन यूज़ करते हैं वो स्टेन है एथिडियम ब्रोमाइड, क्योंकि डीएनए जो है उसको स्टेन करने के लिए हम एथिडियम ब्रोमाइड को यूज़ करते हैं। और जब ये एथिडियम ब्रोमाइड को हमने यूज़ किया तो यहाँ पर ये जो बैंड्स बनेंगे ये कलरफुल बैंड्स बनेंगे, और कलरफुल बैंड्स जो बनते हैं वो डार्क ऑरेंज कलर के बैंड बनते हैं। और इन्हें तब भी हम नहीं देख पाते हैं जब तक कि इन पर अल्ट्रा वायलेट रेज हम इस पर रिफ्लेक्ट नहीं करते। जैसे ही हम डीएनए को स्टेन किया एथिडियम ब्रोमाइड से, देन अल्ट्रा वायलेट रेज इस पर डाला, तो ये जो डीएनए हैं ये फ्लोरेसेंट कलर के या डार्क ऑरेंज कलर के, चटकीले केसरिया रंग के दिखाई देते हैं। तो ये डीएनए आपको यहाँ पर मूवमेंट के साथ में दिखाई देगा। तो यहाँ पर जब हम इनको सेपरेट करेंगे तो इस जेल को कट कर लेंगे और यहाँ से स्मॉलेस्ट बैंड को ले लेंगे, और अगर लार्जेस्ट बैंड है तो उसको वहाँ से जेल को कटिंग करके हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करवा लेंगे। तो ये थी हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस। अगर एक ही लाइन में इन सारी चीज़ों को बताना हो तो हमने क्या किया, 2 ग्लास प्लेट ली जिनको साइड में से पूरा फिक्स करा, एक साइड हमने इसका ओपन रखा और उसमें हमने क्या करा, एगेरोस जेल को फिल किया। देन एगेरोस जेल को फिल करके एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर से वहाँ पर वेल्स को बना दिया। ये प्रोसेस यहाँ पर किया। डीएनए का जो सैंपल हमें लेना है, उस डीएनए को सैंपल को लेने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि उस पर लंबे न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस प्रेजेंट है, लंबे बेस पेयर्स है, तो उस डीएनए की हमने एक्टिविटी करवाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से और उसको कट करवाया डिफरेंट सेगमेंट्स पर। देन जो डिफरेंट सेगमेंट पर हमने कट करवाया है, जो डीएनए बना है आफ्टर रेस्ट्रिक्शंस, जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी के बाद में जो डीएनए का सेगमेंट हमारे पास में आया है उसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव डीएनए। ये जो डीएनए है हमने क्या किया, 1 2 3 4 है, इन पर फिल कर दिया, इनके अंदर फिल कर दिया। बाहर आउटर स्पेस पर जो था उस पर बफर सॉल्यूशन था, तो इस बफर सॉल्यूशन को हमने इलेक्ट्रोड्स के थ्रू करंट सप्लाई करने के लिए उसका कनेक्शन मेन पावर स्विच से कर दिया। जैसे ही हमने यहाँ पर पावर ऑन किया, पावर सप्लाई स्टार्ट की, तो बफर सॉल्यूशन में जो फ्री आयंस थे उनका मूवमेंट हुआ, और वो आयंस के मूवमेंट के साथ में ये जो डीएनए थे उनका मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया। ये डीएनए का मूवमेंट एगेरोस जेल के अंदर
कंटिन्यूस चलता रहा। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे जो बड़े साइज़ के थे वो पीछे की तरफ ही रहे और जो मतलब धीरे धीरे मूवमेंट करा, और जो छोटे मॉलिक्यूल्स थे वो जल्दी जल्दी मूवमेंट करके आगे की तरफ आ गए। और डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज था तो इसका मूवमेंट कहाँ होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, कैथोड से एनोड की तरफ मूवमेंट करेगा। तो ये थी हमारी कंप्लीट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस।